हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डिप्लोमा एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली लेटेस्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट और कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात। अब जल सीमेंट अनुपात होता क्या है? कंक्रीट को बनाने में, कंक्रीट को बिछाने में और कंक्रीट की सामर्थ्य प्राप्त करने में वाटर सीमेंट रेशियो का कैसा रोल होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीमेंट उत्पादन में स्लरी के निस्तापन पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A व टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड C4AF, ये चार सक्रिय यौगिक बनते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था। इन्हीं कंपाउंड को बोक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और जब पानी मिलाया जाता है कंक्रीट में, तो इन यौगिकों में रासायनिक क्रिया होती है, जिसे सीमेंट की जल योजन क्रिया भी कहते हैं। तो ये भी हमने बताया था, इसी को हाइड्रेशन भी कहते हैं। अब सीमेंट का जमना मतलब सेटिंग और पकड़ बॉन्ड व सामर्थ्य ग्रहण करना मतलब हार्डनिंग या स्ट्रेंथनिंग इसी जल योजन क्रिया के फलस्वरूप संभव हो पाता है। अब C3A और C4AF यौगिक पानी के संपर्क में आने पर सबसे पहले प्रारंभिक जमाव इन्हीं मतलब C3A और C4AF के कारण ही प्रारंभिक जमाव शुरू हो जाता है और यह 24 से 72 घंटे की सामर्थ्य इसी क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तथा C3S की क्रिया दर C3A से कुछ धीमी होती है, परंतु यह एक उत्तम बंधक यौगिक है तथा कंक्रीट की प्रथम 28 दिन की जो सामर्थ्य है इसी यौगिक के कारण विकसित होती है। अब C2S की क्रिया बहुत धीमी होती है और यह कई वर्ष मतलब लगभग 3 वर्ष से अधिक तक चलती रहती है और कंक्रीट की लंबी अवधि तक सामर्थ्य ग्रहण करते रहना इसी यौगिक के कारण होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कंक्रीट में पानी मिलाते हैं, तो सबसे पहले जो कंपाउंड क्रिया करते हैं पानी के साथ, वो होते हैं C3A और C4AF और जो इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग होती है, वो C3A और C4AF के कारण ही आती है तथा जो हार्डनिंग सीमेंट में होती है, वो आती है C3S के कारण और जो लंबी अवधि तक सीमेंट की में सामर्थ्य C3A के कारण प्राप्त हो C2S के कारण प्राप्त होती है। ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से यौगिक सबसे पहले, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हाइड्रेशन का क्रम। अब सबसे पहले हाइड्रेशन कौन सा यौगिक करता है? सबसे पहले हाइड्रेशन होता है C3A का, उसके बाद हाइड्रेशन में भाग लेता है C4AF, उसके बाद हाइड्रेशन में भाग लेता है C3S और सबसे लास्ट में भाग लेता है C2S। अब ये जो 24 से 72 घंटे की जो स्ट्रेंथ होती है, वो इन दोनों के कारण आती है। कितने घंटे की? 24 टू 72 हार 72 आवर की जो स्ट्रेंथ होती है, इन दो यौगिकों के कारण आती है और 28 डे की स्ट्रेंथ होती है, इसके कारण आती है और इसके कारण हमें आक्स मतलब लंबी अवधि तक इसके कारण हमें स्ट्रेंथ मिलती रहती है। लगभग 3 ईयर तक इसकी हाइड्रेशन चलती रहती है। अब देख लेते हैं संतोषजनक जल योजन के लिए सीमेंट में इसके भार का 0.4 पानी मिलाना ही पर्याप्त रहता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग 100 किलोग्राम सीमेंट का यूज करते हैं, तो उसका 0.4 टाइम्स मतलब 40 किलोग्राम पानी मिलाना पर्याप्त होगा इस टोटल हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए कंक्रीट की। अब साधारण तापक्रम पर 28 दिन में जल योजन क्रिया लगभग 90% पूर्ण हो जाती है। अतः कंक्रीट की प्रयोगशाला में जो 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है, वही ज्ञात की जाती है तथा 7 दिन में
28 दिन की सामर्थ्य का लगभग 65% ही भाग प्राप्त हो पाता है। और सीमेंट कार्य के लिए हम लोग 15 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लेते हैं, मतलब इतना तापमान उपयुक्त रहता है। अब देखिए जो हाइड्रेशन जो प्रोसेस होता है 90% 28 दिन तक कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो इसकी जो संपूर्ण सामर्थ्य होती है उसका लगभग 90% 99% जो स्ट्रेंथ होती है वो इसी 28 दिन में हम लोगों को मिल जाती है। इसीलिए हम लोग हर जगह पे 28 दिन की जो सामर्थ्य होती है इसी को कंसीडर करते हैं कंक्रीट के सामर्थ्य के रूप में। और जो 7 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो 28 दिन की स्ट्रेंथ का लगभग 65% होती है। मतलब लगभग अप्रॉक्स 2/3 जो स्ट्रेंथ होती है वो 7 दिन में प्राप्त हो जाती है कंक्रीट की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जल योजन के दौरान ऊष्मा निकास, मतलब हीट इवोल्यूशन ड्यूरिंग हाइड्रेशन। अब पानी से क्रिया करके एल्यूमिनेट जो होते हैं वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अतः सीमेंट की जल योजन क्रिया के दौरान इसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकासी काफ़ी समय तक जारी रहती है, परंतु इसकी निकास दर समय के साथ कम होती जाती है और ऊष्मा का निकास क्षेत्र के उच्च तापक्रम पर अधिक होता है। अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जल योजन पर साधारण पोर्टलैंड सीमेंट से पहले 1 से 3 दिन में कुल ऊष्मा का लगभग आधा जो भाग होता है वो 1 से 30 दिन में बाहर आ जाता है। और 7 दिन में लगभग 3/4 ऊष्मा, मतलब 75% तक ऊष्मा जो है वो 7 दिन में निकल जाती है। अब यहाँ पे ऊष्मा होगा हीट। हीट का कुल मान 120 कैलोरी पर ग्राम लिया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुल मिला के इसमें ये कहने का मतलब है कि जब जो हमारी जो हीट यहाँ से इवेलुएट होती है या निकलती है कंक्रीट से, वो पहले तो जो मतलब आधी जो हीट होती है वो पहले 1 से 3 दिन में ही निकल जाती है और लगभग 75% हीट वो 7 दिन में निकल जाती है। और जो बची हुई होती है, मतलब कि बची हुई 25% वो जब लास्ट तक C2S जब तक क्रिया करता रहता है तो कुछ ना कुछ हीट इवेलुएट होती रहती है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक दो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हाइड्रेशन का जो क्रम होता है वो तो हम पिछले में देख ही लिए थे। अब यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो किस क्रम में निकलती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ HEAT, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो अब जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर होता है तो सबसे अधिक जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है वो निकलती है C3 के कारण। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा वो करता है C3S। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो होता है C4AF। और सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है C2S। ठीक है। तो ये हम लोग जो ये क्रम है इस क्रम को याद रखेंगे। ये होता है ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ और केमिकल कंपाउंड्स या फिर बोक कंपाउंड्स ऑफ कंक्रीट। ओके। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीमेंट का जमना व कठोरीकरण क्या होता है, मतलब सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट में पानी मिलाए जाने पर जो लुगदी मतलब सीमेंट का जेल जो बनता है वह कुछ समय पश्चात अपनी सुघट्यता छोड़कर जमने लगती है। इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। परंतु इस क्रिया के दौरान सीमेंट पेस्ट जो कमज़ोर होता है और इसमें सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होती है। सीमेंट लुगदी सीमेंट की जो लुगदी होती है कुछ और समय बीतने पर पूर्ण रूप से सेट हो जाती है और इसका और कठोर होकर सामर्थ्य ग्रहण करने लगती है। यहाँ पे सामर्थ्य होगा स्ट्रेंथ। कुछ टाइपिंग एरर है, ये हम लोग खैर यहाँ पे मैनेज करके देखते हुए चलते हैं। तो कठोर होकर स्ट्रेंथ ग्रहण करने लगती है और अगले कुछ दिनों तक और अधिक सामर्थ्य ग्रहण करती जाती है। इसे ही सीमेंट का कठोरीकरण या हार्डनिंग कहते हैं। तो अब देख लेते हैं, इसमें देखो बोल रहा था ना जब सीमेंट की जो लुगदी होती है वो अपना जो तरलता छोड़कर जमने लगती है, इसे ही सीमेंट का सेटिंग कहते हैं। परंतु जो सेटिंग होती है ना, जब तक सेटिंग चलती रहती है तब तक सीमेंट में जो कंक्रीट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आती है। स्ट्रेंथ कंक्रीट में हार्डनिंग से आती है। तो सेटिंग और हार्डनिंग अलग अलग टर्म होते हैं। सेटिंग का मतलब ये होता है कि जो कंक्रीट जो एक पेस्ट फॉर्म में था, मतलब जो एक प्लास्टिक स्टेट में था, प्लास्टिक स्टेट से वो मतलब कि ये समझ लीजिए कि एक सॉलिड स्टेज में आना शुरू होती है, परंतु उसमें
ज़रा सा भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी लोड रखेंगे तो वो फिर डिसमेंटल हो जाएगी, और जो स्ट्रेंथ आती है वो हार्डनिंग से आती है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ये प्रोसेस होता है सेटिंग और हार्डनिंग का, हम इस जो ये हमारे पास जो ये एक फिगर दिया है हम इससे समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर क्या किए, हमने शुरू तुरंत यहाँ पे कंक्रीट मतलब सीमेंट, मिलावा, पानी, इन सबको मिला के कंक्रीट बना लिया। और ये देखिए ये यहाँ पे जो अवधि दी हुई है ये घंटे में दी हुई है। तो हम पहले भी देख चुके थे, आधे घंटे में जो होती है वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। और इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब कंक्रीट को प्रिपेयर करने के बाद आधे घंटे के अंदर ही हम लोगों को कंक्रीट को प्लेस कर देना चाहिए। तो ये देखो यहीं पे लिखा है सभी क्रियाएं हम संपूर्ण करें, मतलब अभी यहाँ पे जो सीमेंट की कंडीशन है वो कैसी है, सुघट्य स्टेट में है, मतलब प्लास्टिक स्टेज में है। और आप जैसे भी चाहें वैसे आप फ्रेम में डाल के कंक्रीट को शेप दे सकते हैं। और इसके बाद से यहाँ से शुरू क्या हो जाता है आधे घंटे बाद हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक जमाव काल का अंत, मतलब अब यहाँ से प्रारंभिक जमाव काल हमारी आधे घंटे बाद शुरू हो जाती है। और ये चलती हमारी यहाँ से, मतलब यहाँ से हमारा जो सीमेंट वो जो कंक्रीट होता है वो जमना शुरू हो जाता है। और जो देखिए अगला नेक्स्ट क्या दिया है, 10 घंटा, मतलब 10 घंटे तक चलती रहती है हमारी सेटिंग, और 10 घंटे बाद हमारी जो सेटिंग कंक्रीट की सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब प्लेस करने के बाद कंक्रीट को जो आधे घंटे से जो 10 घंटे के बीच का समय होता है, इसमें कंक्रीट को जरा सा भी विचलित नहीं किया जाता है। अगर विचलित करेंगे तो फिर प्रॉपर सेटिंग हो नहीं पाएगी, और लास्ट में जो हम लोगों का जो मटेरियल, मतलब कि जो हमारा जो पिंड बनेगा या बॉडी बनेगी कंक्रीट की, वो उसमें सामर्थ्य नहीं आ पाएगा, मतलब टूट सकती है वो। तो अब यहाँ पे आधे घंटे से 10 घंटे के बीच में इसका जो प्रॉपर जो इसकी फाइनल सेटिंग है वो 10 घंटे तक कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अंतिम जमाव काल की समाप्ति। अब इस 10 घंटे बाद क्या होता है, हार्डनिंग शुरू हो जाती है कंक्रीट की, मतलब जो कंक्रीट हमने जो फ्रेम में तैयार किया था उसमें स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है। तो पूर्ण सेट सीमेंट कंक्रीट का कठोरीकरण 10 घंटे बाद शुरू हो जाता है। यही इस पूरे ग्राफ में समझाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जल सीमेंट अनुपात। अब इसकी परिभाषा क्या होती है ये सब देख लेते हैं। तो तरल मिश्रण में जल और सीमेंट का अनुपात जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। यदि मिलावे में पहले से ही मॉइस्चर मौजूद है तो अनुपात व्यक्त करते समय उसका भी ध्यान रखते हैं। सीधी सी बात है, अगर मिलावे में मॉइस्चर ऑलरेडी मिला हुआ है, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर हम लोग सूखा मान के पानी ऐड कर देंगे तो फिर पानी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मॉइस्चर को हम लोग पहले ही कंसीडर कर लेते हैं, पानी मतलब वो प्रॉपर कंक्रीट तैयार करने से पहले ही। अब कंक्रीट के विकास के प्रारंभिक काल में यह माना जाता था कि कंक्रीट की सामर्थ्य केवल सीमेंट की मात्रा पर ही निर्भर करती है, और कंक्रीट मिश्रण में जितना अधिक सीमेंट डाला जाएगा इसकी सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। अब जब और 1919 में जो प्रोफेसर अब्राम थे, उन्होंने रिसर्च के आधार पर इस धारणा को कि कंक्रीट की सामर्थ्य केवल सीमेंट की मात्रा पर निर्भर करती है, इसको गलत सिद्ध कर दिया। तथा उन्होंने बताया कि समान कंक्रीट संघटकों व समान परीक्षण स्थितियों में कंक्रीट की सामर्थ्य केवल और केवल प्रयुक्त जल की मात्रा पर ही निर्भर करती है, बशर्ते कंक्रीट सुघट्यता व स्वीकृता की सीमा में बनी रहे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अभी भी बहुत लोगों का यही मानना है कि जो हमारा जो कंक्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ सीमेंट की मात्रा पर ही निर्भर करती है। जितना ज़्यादा हम लोग सीमेंट ऐड कर देंगे कंक्रीट में उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ प्राप्त हो सकती है कंक्रीट की। पर ऐसा नहीं है। 1919 में जब प्रोफेसर अब्राम ने बताया कि आप अगर जो कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है सीमेंट की मात्रा पर ही नहीं निर्भर करती है। अगर कंक्रीट के मतलब जो संघटक हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो एक समान रेशियो में रहें तो जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है सिर्फ और सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो पे ही डिपेंड करती है। इसको हम लोग अच्छे समझ लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 1:3:6 इसका हम लोग इस रेशियो के क्या करते हैं तैयार करें कंक्रीट, ठीक है। इसकी कंक्रीट तैयार करें मतलब 1 बोरी सीमेंट लें, 3 बोरी महीन मिलावा और 6 बोरी मोटा मिलावा, इन सबको मिला के एक सीमेंट बनाए और एक कंक्रीट बनाए। और इस कंक्रीट में हम लोग क्या करें कि एक जगह पे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो है इसको हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ा दें, और एक जगह पे वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू क्या करें इसकी वैल्यू घटा दें।
तो अगर हम ये यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि जो कंक्रीट जहाँ पे हम लोगों ने वाटर सीमेंट रेशियो मतलब पानी की मात्रा अधिक मिला के कंक्रीट बनाई थी, उस कंक्रीट की सामर्थ्य कम आ रही है, और जहाँ पे हम लोगों ने कम पानी मिला के कंक्रीट का निर्माण किया था, वहाँ पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो यही चीज़ हमें प्रोफेसर अब्राम ने बताया था कि अगर समान कंक्रीट संगठकों व समान परीक्षण स्थितियों में कंक्रीट की सामर्थ्य केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, वाटर सीमेंट रेशियो मतलब जल की मात्रा पर ही निर्भर कर रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरुआत में इस पॉइंट पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, पर आई होप आप लोगों का ये कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनीशन वही, कंक्रीट के मिश्रण में भार के अनुसार जल व सीमेंट का अनुपात ही जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब जल सीमेंट अनुपात को जो हम लोग निकालते कैसे हैं, सीधी सी बात है, जल का भार और सीमेंट का भार, मतलब एक बोरी सीमेंट में कितना जल हम लोग लेंगे, वही चीज़ हम लोगों का क्या कहलाता है, वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो जल सीमेंट अनुपात कंक्रीट, अब सीधी सी बात है, जल सीमेंट अनुपात को ही कंक्रीट में पानी की मात्रा भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण से इस चीज़ को हम लोग ये समझते हैं कि जैसे सीमेंट अनुपात, अगर वाटर सीमेंट रेशियो यदि जल सीमेंट अनुपात कितना रखा जाए, 0.4 रखा गया, तो इसका अर्थ है कि एक बोरी सीमेंट, किसमें, एक बोरी सीमेंट में मतलब 50 किलोग्राम में, अब कितना रखा गया वाटर सीमेंट रेशियो, 0.4, तो 0.4 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 20, तो 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा। मतलब अब यहाँ पे 1 किलोग्राम पानी बराबर 1 लीटर मान लिया है, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो लगभग 1000 यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो समझ में आ गया ना, अगर 0.4 लिया गया है तो इसका मतलब है कि सीमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग 0.4 टाइम्स पानी मिला रहे हैं कंक्रीट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, विभिन्न जल सीमेंट अनुपात का जल यौगिक सीमेंट की भौतिक रचना पर प्रभाव, मतलब कि जो पानी का जो कंक्रीट की जो फिजिकल स्टेट होती है, उसमें पानी का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते चलते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ही चित्र से ही देखते हैं कि अगर हम लोग पानी, कंक्रीट में पानी बहुत ही कम मिलाएंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे एक आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो कितना मान लिए, 0.4, ठीक है ना। 0.4 जो है ये हम लोग 0.4 इसको मान लिए स्टैंडर्ड, क्या मान लिए, स्टैंडर्ड वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक, अब इसी के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 0.4 से कम रख दिया गया वाटर सीमेंट रेशियो, तो होगा क्या, मतलब कि जो जितना पानी चाहिए था कंक्रीट को पूर्ण हाइड्रेशन के लिए, उससे हम लोगों ने पानी थोड़ा कम डाला। तो उसमें होगा क्या कि जो कंक्रीट की सरफेस होगी ना, उसमें पूरी तरह से हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, और जो ऊपरी जो अपर सरफेस होगी वो थोड़ी हार्श होगी। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारी प्रॉपर जो कंक्रीट की जितनी भी स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, उसमें पूर्ण सामर्थ्य क्या होती है, विकसित नहीं हो पाती। यही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है कि यदि सीमेंट में पानी की मात्रा कम है तो सीमेंट के सभी कण पूर्ण रूप से गीले नहीं हो पाते हैं, और जलयोजन क्रिया भी अधूरी रह जाती है, और इस स्थिति में जो फुल स्ट्रेंथ होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है कंक्रीट में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 ही रखते हैं, जितना स्टैंडर्ड वाटर सीमेंट रेशियो हमने माना, कि मतलब जितना जलयोजन के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी हम उतना ही पानी डाल रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो हम लोगों का हाइड्रेशन होगी वो पूरी तरह से कंप्लीट होगी, और जो हमारा जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो भी फुल स्ट्रेंथ कंक्रीट में डेवलप होगी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए सेकंड पॉइंट, इसका ये ए पॉइंट ये है इसका बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में देखते हैं कि जब सीमेंट में जल की मात्रा पूर्ण जलयोजन के लिए आवश्यक से अधिक होती है, तो जो लुगदी होती है, जो जेल होता है, वो अधिक पानी उसमें उपस्थित रहता है, और इस पानी के वाष्पीकृत हो जाने से लुगदी में कैपिलरी पोर्स बन जाते हैं, और इन रंध्रों के कारण सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है घट जाती है। अब ये पॉइंट दिया हुआ ना, ये इसके लिए है, किसके लिए है, थर्ड पॉइंट के लिए, जो यहाँ पे गा दिया हुआ है। हम लोग सेकंड पॉइंट के लिए देख रहे थे। तो सीमेंट मतलब कुल मिला के सेकंड में क्या है कि जो हम लोगों का अगर 0.4 हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो रख रहे हैं, तो हम लोगों की फुल स्ट्रेंथ प्राप्त हो रही है, क्योंकि फुल हम लोगों की हाइड्रेशन कंप्लीट हो रही है। और जो इसमें क्या है कि इसमें अगर हम लोग ज़्यादा पानी मिला देते हैं, जो स्टैंडर्ड वाटर सीमेंट रेशियो है उससे अधिक पानी मिला रहे हैं, तो इसमें होगा क्या कि जो इसकी लुगदी है इसके सरफेस में आ जाएगी। इसे लेटेंस भी कहते हैं, मतलब एक सफ़ेद सफ़ेद कंक्रीट सीमेंट का पेस्ट ऊपर जम जाएगा, जिसके कारण जो अब
जहाँ पे जो कंक्रीट होंगी ना उसमें कैपिलरी पोर्स बन जाते हैं, और उन पोर्स कैपिलरी पोर्स की वजह से होता क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ घट जाती है। वही चीज़ यहाँ पे यहाँ पे जो ये आपका जो तीसरा चित्र है, ये वाला चित्र, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोगों ने भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अतः सीमेंट में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा जल योजन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि जल सीमेंट अनुपात अगर 0.4 रखने पर सीमेंट में इतना पानी उपलब्ध हो जाता है कि इसके सभी कण पूर्ण रूप से गीले होकर जल योजन क्रिया संपन्न करते हैं, तथा इससे कम या इससे अधिक पानी मिलाने पर सीमेंट की सामर्थ्य घट जाती है। ठीक है, अगर 0.4 ले रहे हैं तो पूरा फुल हाइड्रेशन, फुल स्ट्रेंथ मिल रही है। इससे अगर कम ले रहे हैं तो हम लोगों की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो कैपिलरी पोर्स जा रहे हैं, जिसके कारण भी हम लोगों की स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो का नियम क्या कहलाता है और वाटर सीमेंट रेशियो ला क्या होता है। अब जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कंक्रीट की सामर्थ्य होती है वो वाटर सीमेंट रेशियो से ही नियंत्रित होती है। इस संबंध में जो प्रोफेसर अब्राम ने 1919 में परीक्षणों के आधार पर एक नियम स्थापित किया, जैसे कि निर्दोष मिलावे मतलब अनसाउंड मिलावे से बनाई गई व भली भांति कूटी गई कंक्रीट की सामर्थ्य व अन्य अभिलक्षण होते हैं, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करते हैं, वो केवल और केवल वाटर सीमेंट रेशियो पर ही निर्भर करते हैं, बशर्ते कंक्रीट की सुघट्टता, कंक्रीट क्या हो, सुघट्ट व सुकर हो। अब उपरोक्त नियम के अनुसार कंक्रीट की सामर्थ्य जो नीचे एक सूत्र दिया गया है इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। P बराबर क्या होता है, P यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, P इज इक्वल टू होता है 984 डिवाइडेड बाई 4⁴x। अब ये देखिए यहाँ पे P क्या है, 28 दिन की तराई पर संपीड़न सामर्थ्य है कंक्रीट की। ठीक है, और जो यहाँ पे जो ये x दिया है, ये x क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो है। ठीक है, तो अब ये हम लोगों को किसने दिया था ये नियम, ये दिया था प्रोफेसर अब्राम ने। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि अच्छे प्रकार से कुटाई व तराई की गई सीमेंट कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है वो जल सीमेंट अनुपात के विलोमानुपाती होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात जल सीमेंट अनुपात के बढ़ने से कंक्रीट की सामर्थ्य घटती है और घटने से सामर्थ्य बढ़ती है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि अगर जो ये वाटर सीमेंट रेशियो, जो कि ये देखो डिनोमिनेटर में है ना, और डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेंथ है इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। तो इसीलिए अगर डिनोमिनेटर मतलब वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ घट रही है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर घटेगी तो ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, और वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम मिलेगी। ठीक है, और जो ये वाटर सीमेंट रेशियो का हमारे सामर्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग एक ये फिगर द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है ना, इससे इस फिगर में देखने पे स्पष्ट होता है। देख लेते हैं पहले, देखो ये फिगर बना हुआ है, जो इसके वाई एक्सिस में हम लोगों की जो क्या दी हुई है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है, और एक्स एक्सिस में हम लोगों का वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है। तो देखिए ये पॉइंट हम लोगों ने बोला था ना, हम लोगों को 0.4 हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान रखा है वाटर सीमेंट रेशियो। तो यहाँ से देखते हुए चले जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे इधर वाटर सीमेंट रेशियो के इधर से मतलब बढ़ते हुए वाटर सीमेंट रेशियो में जा रहे हैं, तो देखो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डाउन होती चली जा रही है ना, इसके रिस्पेक्ट नीचे आ रही है ना। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ता है तो क्या होता है, हम लोगों की स्ट्रेंथ घटती चली जाती है। और देखिए यहाँ से अगर वाटर सीमेंट रेशियो घटाएंगे तो पहले देखो थोड़ा तो बढ़ेगी, फिर अचानक से नीचे घट जाती है। क्यों, क्योंकि जो ये पॉइंट होता है ये हम लोगों का एक समझ लीजिए कि यील्ड पॉइंट होता है या क्रिटिकल पॉइंट होता है, और इस क्रिटिकल पॉइंट से अगर कम कर देंगे तो जो हमारे जितने भी जो मिलावा हैं, मोटा मिलावा, महीन मिलावा, इन सब मिलावे जो जितने मतलब जितने मिलावे के कण हैं ये प्रॉपर गीले नहीं हो पाते हैं, और गीले ना होने के कारण इनकी हाइड्रेशन नहीं होती है और फिर उनकी स्ट्रेंथ घट जाती है। प्रीवियस हमने इमेज में भी ऐसा ही देखा था, इसका जो पहला पार्ट था इमेज का। तो वैसे ही जैसे ही हम लोग 0.4 से कम लेते हैं तब भी स्ट्रेंथ देखो घट गई, और अगर इसको बढ़ाते जाते हैं तो ऑब्वियस सी बातें घटती चली जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ना कि 4⁴x, इसका मतलब ये नहीं हमेशा होता है कि अगर यहाँ पे अगर वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू लगातार घटाते चले जाएंगे तो हम लोगों की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर बहुत कम वाटर सीमेंट रेशियो रख देंगे तो फिर हम लोगों का हाइड्रेशन ही नहीं कंप्लीट होगा, अगर हाइड्रेशन ही नहीं कंप्लीट होगा तो हम लोगों का फिर क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रॉपर मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो वाटर सीमेंट रेशियो का जो नियम है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी जो कंक्रीट होती है इस पे मतलब कि निरंतर नमी का क्या प्रभाव पड़ता है, तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है,
और मतलब जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं, वेरियस इफ़ेक्ट, हम उन सब चीज़ों को इसमें मतलब कि यहाँ पे देखते हैं। तो निरंतर नमी का कंक्रीट के सामर्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि तराई का क्या रोल होता है। अगर हम लोग प्रॉपर तराई कंक्रीट में नहीं करेंगे, तो हम लोगों की स्ट्रेंथ, भाई प्रॉपर हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा अगर तराई नहीं करेंगे। हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोगों की स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं ढंग से। इस चीज़ को हम लोग, जो ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट को हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या दिखा रही है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना, किसमें, मंथ में। ये हम लोगों की मंथ में टाइम ड्यूरेशन दिखा रही है। और जो ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस क्या दिखा रही है, स्ट्रेंथ दिखा रही है, ठीक है। ये क्या दिखा रही है, स्ट्रेंथ, और ये क्या दिखा रही है, टाइम, ठीक। ये यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, TIME। तो ये टाइम हो गया, ये इधर स्ट्रेंथ हो गई। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 महीना, यहाँ पे 1 महीना, यहाँ पे 2 महीना, यहाँ पे 3 महीना, यहाँ पे 4 महीना, ठीक है ना। इसी तरह स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं इधर साइड में। अब इस इधर स्ट्रेंथ क्या है, 10 MPa, इधर है 20 MPa मेगा पास्कल, ठीक है ना। यहाँ पे 30 MPa, यहाँ पे 40 MPa, ऐसे ही करके ये इधर स्ट्रेंथ है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई 28 दिन लगभग 1 महीने के आसपास है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर कोई ये कंक्रीट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ये ग्राफ बना लेते हैं और एक ग्राफ ये बना लेते हैं, ठीक है ना। इन दो ग्राफ से हम लोगों को इस स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो ये है, इसमें देखते हैं कि प्रॉपर नमी ना होने पर, मतलब प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होने पर, ठीक है ना। और यहाँ पे है कि प्रॉपर तराई, मॉइस्चर, तराई को मॉइस्चर मतलब क्यूरिंग, ठीक है ना, क्यूरिंग होने पर। देखिए इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोगों ने क्यूरिंग नहीं किया, मतलब मॉइस्चर नहीं रखा अपनी कंक्रीट में, तो कंक्रीट में हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसकी स्ट्रेंथ देखो यहीं पे आ गई ना, 20 पे आ गई, कम हो गई, तो यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, यहीं तक आई, यहीं तक आई, इसके यहाँ तक देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, घट गई। और प्रॉपर हमने क्यूरिंग की, तो हम लोगों की स्ट्रेंथ क्या हुई, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ मिली यहाँ से। तो इस ग्राफ से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कंक्रीट का नमी, जो निरंतर नमी होती है, उसका कंक्रीट की सामर्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट है जो तापक्रम होता है। अब तापक्रम का कंक्रीट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी मिलाने से हाइड्रेशन शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो तापक्रम होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो हाइड्रेशन है, मतलब जलयोजन है, हाइड्रेशन भी, हाइड्रेशन भी नहीं, भी होगा, क्या होगा, हाइड्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और हाइड्रेशन बढ़ेगा तो जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है ना, अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप होगी, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर कम होगा, क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, तो हाइड्रेशन, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो भी घट जाएगा, और स्ट्रेंथ हम लोगों को देर में प्राप्त होगी, ठीक है ना, स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। तो ये चीज़ होता है ताप का, मतलब ताप, अगर तापमान, गर्मियों में हम लोग अगर कंक्रीट की प्लेसिंग करेंगे, तो कंक्रीट जल्दी जम जाएगी और जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। और कंक्रीट अगर ठंडियों में हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे, तो कंक्रीट देर में जमेगा, हाइड्रेशन धीरे धीरे होगा और स्ट्रेंथ ही भी धीरे धीरे डेवलप होगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट, एक नोट पॉइंट हम लोग 2 चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है ना। नोट पॉइंट में पहला नोट पॉइंट ये लिखते हैं कि जो सुटेबल टेम्परेचर होता है, सुटेबल टेम्परेचर फॉर कंक्रीटिंग, ये होता है हम लोगों का IS कोड के अनुसार बताया गया है
27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया कि -11 कितना, -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो तापमान होता है, तापमान में कंक्रीटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, कंक्रीटिंग नहीं करते हैं। तो आई होप आप लोगों को टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया हो कंक्रीट में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि कंक्रीट की सामर्थ्य पर कुटाई का क्या प्रभाव पड़ता है। अब सीधी सी बात है, कंक्रीट की सामर्थ्य पर कुटाई का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रॉपर कुटाई करेंगे, यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम से समझ लेते हैं कि इफ़ प्रॉपर टेम्पिंग, ठीक है ना, इज डन, अगर प्रॉपर टेम्पिंग होगी तो क्या होगा, नो वाइड्स विल बी देयर, वहाँ पे एक भी वाइड्स नहीं बचेगा कंक्रीट में, तो हम लोगों को क्या होगी, स्ट्रेंथ हम लोगों की जो होगी वो होगी क्या, ज़्यादा, मतलब हाई स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। अगर प्रॉपर टेम्पिंग करेंगे तो हम लोगों के वाइड्स कंक्रीट में नहीं बचेंगे और अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलेगी। और अगर हम लोग कम कुटाई करेंगे तो हम लोगों का स्ट्रेंथ कम मिलेगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वाइड्स रह जाएंगे। अब सीधी सी बात, हम लोग इसको ये समझ लेते हैं कि अगर 1% वाइड्स रह गए, कितने परसेंट, 1% वाइड्स रह गए, ठीक है ना, वाइड्स अगर रह गए तो ये 5% जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कंक्रीट की सामर्थ्य पर आयु का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंक्रीट की सीमेंट, हम पहले ही बताए थे कंक्रीट चिरस्थायी होती है, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। आईएस कोड ने हम लोगों को ये चीज़ बताया है कि जो हम लोग देख लेते हैं कि जो 28 दिन की सामर्थ्य का जो सामर्थ्य होती है 28 दिन की, उसके हिसाब से हम लोगों की सीमेंट स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिन, डेज, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रेंथ, क्या देख लेते हैं, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट टू 28 डेज स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिन क्या, एक दिन हो गया, फिर 3 दिन हो गया, फिर 7 दिन हो गया, फिर 28 डेज हो गया, फिर 3 महीने हो गए, फिर 6 महीने हो गए, यहाँ पे 6 मंथ, और फिर यहाँ पे 1 ईयर हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए लगभग 60%, 28 दिन पे जितनी स्ट्रेंथ मिलती है उसका 16% हम लोगों को पहले दिन में ही मिल जाती है, और तीसरे दिन तक लगभग हम लोगों को 40% स्ट्रेंथ मिलती है, 7वें दिन तक हम लोगों को लगभग 65% स्ट्रेंथ मिलती है, और 28 दिन तक तो क्योंकि ले ही रहे हैं 28 दिन के रिस्पेक्ट में, तो 28 दिन में तो हम लोग 100% ही लेंगे, और 3 महीने में हम लोगों को लगभग 110% स्ट्रेंथ मिलती है, और 6 महीने में हम लोगों को लगभग 115% स्ट्रेंथ मिलती है, और 1 साल में लगभग 120% स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 महीने बाद लगभग 10% जो 28 दिन की स्ट्रेंथ उससे एक्स्ट्रा मिलती है स्ट्रेंथ, और 6 महीने बाद 28 दिन की स्ट्रेंथ का 15% एक्स्ट्रा, और 1 साल बाद 20% एक्स्ट्रा हम लोगों को स्ट्रेंथ मिल जाती है, ठीक है। तो कंक्रीट के सामर्थ्य पे हम लोग आयु का प्रभाव देख चुके नहीं, देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो कंक्रीट का जो अनुपात होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है उससे क्या रिलेशन होता है। तो अब जो सीमेंट की जो जल योजन क्रिया होती है उसके लिए पानी की मात्रा जितनी कम रखी जाती है, कंक्रीट की सामर्थ्य उतनी ही अधिक प्राप्त होती है। हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं इस चीज़ को अच्छे से। और कंक्रीट की जो परंतु पानी की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि, यहाँ पे लिखा है ना, पानी की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि कंक्रीट वर्केबल बनी रहे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि यहाँ पे, एक सेकंड जल्दी से प्रीवियस देख लेते हैं, ये देखिए
इस वाले ग्राफ में हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग 0.4 से भी नीचे कर देते थे इस वाले क्रिटिकल पॉइंट पे, तो यहाँ पे कंक्रीट की वर्केबिलिटी ही खत्म हो जाती थी। मतलब कंक्रीट के जो जितने अणु हैं, कण हैं, वो भी प्रॉपर भीग नहीं पाते थे। हम लोगों की अचानक से स्ट्रेंथ इसीलिए घट जाती थी। ठीक है ना, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इतना पानी अवश्य होना चाहिए कि कंक्रीट वर्केबल बनी रहे और इसकी कुटाई संभव हो सके। जो सीमेंट की जल योजन क्रिया के लिए 25% से 30% पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, तथा साधारण कंक्रीट के लिए जो जल सीमेंट अनुपात है 0.4, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट होगा, कितना रखते हैं, 0.4 रखा जा सकता है। यह अनुपात रखने पर इतना पानी कंक्रीट में उपलब्ध हो जाता है कि सीमेंट के सभी जो कण होते हैं वो हाइड्रेशन क्रिया करने में सक्षम होते हैं, और यदि मिलावे में पहले से नमी मौजूद है तो उपरोक्त जल अनुपात को कम रखा जा सकता है। पहले ही बता दिए थे, अगर मिलावे में जल है तो फिर हम उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो डाउन कर लेते हैं, नहीं तो फिर पानी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। अब यही चीज़ हम लोग इस ग्राफ से भी समझ लेते हैं। देखिए इस ग्राफ में क्या है, 3 हम लोगों के कर्व दिए हुए हैं ना। जो पहला कर्व है ये वाला, ये हमारा मान लेते हैं इसको ए कर्व, इसको मान लेते हैं बी कर्व, इसको मान लेते हैं सी कर्व। तो जो हमारा ए कर्व है उसके हिसाब से देखते हैं कि 3 दिन की जो स्ट्रेंथ हमें लगभग 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलती है। ठीक है ना, देखो ये यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे जैसे देखो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो 3 है, 4 है, 5 है, पॉइंट में 0.3, 0.4, 0.5 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ देखो नीचे डाउन डिग्रेड होती चली जा रही है, मतलब कम होती चली जा रही है। अब इसी तरह 7 दिन की स्ट्रेंथ उसी के रिस्पेक्ट में कम होती चली जा रही है। इधर 28 दिन की स्ट्रेंथ है। ये यहाँ पे जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो इधर इस साइड में एक्स एक्सिस में बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही हम लोगों की स्ट्रेंथ उसी के रिस्पेक्ट में घटती हुई चली जा रही है। तो यही होता है वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ का मतलब कि रिलेशन, मतलब कि कैसे वाटर वो जो WC रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो हम लोगों की स्ट्रेंथ में इफेक्ट डाल रही है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपना जो पूरा तीसरा चैप्टर था, जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो, इसको अच्छे से पढ़ लिया है। और जितना मैंने पढ़ाया है ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो फिर से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ही बता दें कि हम लोग यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।